हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल मौज में हो। आइए करते हैं एक और धमाकेदार सेशन की शुरुआत। आज हम बातें करने वाले हैं एटम्स की। एटम्स इस लेक्चर में हम लोग शुरू करके खत्म कर देंगे पूरा वन शॉट में। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए सीधे हम लोग आ रहे हैं काम की बातों पे। शुरुआत में जो तीन मॉडल हैं, डेल्टन्स मॉडल, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, ये बहुत बेसिक डिस्कशन है जिसको मैं थोड़ा तेज रफ्तार में पढ़ाऊंगा ताकि हम लोग बोहर मॉडल पे ज़्यादा समय दे पाएँ, उसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा कर पाएँ, जिससे कि आपकी एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो। और मैं एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहता हूँ कि ये आई गेस 12th चैप्टर है। इसके बाद 13th और 14th यानी न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, जैसे ही वो ख़त्म होता है हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रैंड रिवीजन। और एक लाइव मैराथन सेशन होने वाला है जिसमें चाहे जितना समय लगे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे या 8 घंटे, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर सेमीकंडक्टर तक की जितनी भी डेरिवेशंस हैं वो लाइव इसी चैनल पे प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों से ये मैं पूछ रहा हूं कि आप एक सजेस्टेड डेट बताइए नेक्स्ट वीक की, कि हम कब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में सैटरडे को या संडे को, या आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, कई बच्चों की प्री बोर्ड्स चल रही है। तो इसीलिए कमेंट में आप लोग डेट बताइएगा, उस हिसाब से हम लोग ये इवेंट डिसाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। हमने कहा डेल्टन्स मॉडल। डेल्टन साहब ने बहुत ही बेसिक सी बात कही। उन्होंने कहा कि आपके आसपास ये जितनी चीजें दिख रही हैं, जैसे कि ये पेन, पेन को तोड़ो और तोड़ो, एक छोटा सा हिस्सा इमेजिन करो, उसको 1 लाख गुना छोटा कर दो, उसको फिर से 10 लाख गुना छोटा कर दो, उसको फिर से 10 लाख गुना छोटा कर दो। इन शॉर्ट मतलब उस लेवल तक पहुंच जाओ जब आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो फर्दर डिवाइड ना होने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी वो इनडिविजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाता है एटम। हर एटम एक जैसा होता है। ये जितनी भी चीजें दिख रही हैं सब एटम से मिलके बनी है और ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। किन्होंने बताया? डेल्टन साहब ने अपने मॉडल में। यही सब लिखा हुआ है इस पेज पे। इसको इंग्लिश में लिखना हमको आना चाहिए। कैसे? एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। जो मैंने बोला उसको इंग्लिश में लिख दिया। यही तो होती है एग्जाम, और क्या होती है? एटम इज इनडिविजिबल, दैट इज कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। ठीक है भैया, एग्जामिनर खुश है इतने में। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सेंटेंस भी सुनना चाहता था एग्जामिनर, सुन लिया उसने। ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। हर एटम, किसी भी एलिमेंट की बात करो, सारे एक जैसे होते हैं, फिजिकली एज वेल एज केमिकली। कैसे होते हैं केमिकली? न्यूट्रल होते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये कुछ कीवर्ड्स हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपने ये कीवर्ड्स लिखे हैं तो आपके आंसर की इज्जत है, वरना वो समझेगा कि आपने डीडीएलजे की स्टोरी लिख दी और सीधे काट देगा। ठीक है? तो क्या कहा जा रहा है? वेयर एज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, डेल्टन मॉडल तेज रफ्तार में हो गया है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम। द रेडियस ऑफ हैवीएस्ट एटम इज अबाउट 10 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स मास इज अबाउट 250 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन। कंपैरिजन बता रहे हैं कि जो हैवीएस्ट एटम है उसका रेडियस 10 गुना होता है इससे, हाइड्रोजन से, और मास जो है 250 गुना ज्यादा होता है। एटम इज स्टेबल एंड केमिकली न्यूट्रल। ये बात, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ा रहे हैं। थॉमसन मॉडल, एक और बहुत ही वियर्ड मॉडल। इतने महान इंसान ने ऐसा मॉडल क्यों दिया मैं आज तक नहीं समझ पाया। कि हो सकता है कुछ चल रहा हो दिमाग में, दे दिया उन्होंने मॉडल। अब उन्होंने ये बताया कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इतनी बात हमने मानी। अब उसमें न्यूट्रल है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, है ना? और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो पूरे एक डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। पॉजिटिव क्लाउड जो है, पॉजिटिव चार्ज मैटर जो है पूरे हिस्से में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन नीला नीला जो मैं बना रहा हूँ ना, पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पूरे हिस्से में। और जो नेगेटिव चार्ज है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बीडेड है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बीडेड हैं। किस तरह से? बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से एक तरबूज में, एक वाटरमेलन में बीज होते हैं, एक वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, सीड्स। बिल्कुल उसी तरह से ये
बिल्कुल उसी ही प्रकार से ये एटम में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, ठीक है। लेकिन इसमें वियर्ड बात क्या लग रही है आपको, अजीब बात क्या लग रही है, सोचो थोड़ा सा। सर हमको तो सोच के ये बात बड़ी अजीब लग रही है कि एक पॉजिटिव में नेगेटिव कैसे पहला कैसे हुआ है, अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा, कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा, ये तो बड़ी विचित्र बात है। टिक्का कैसे हुआ है ये स्ट्रक्चर पूरा, ये तो समझाओ। नहीं समझा पाए, इसलिए डिस्कार्ड कर दिया गया। इसलिए हम लोग शुरुआत के 5 मिनट में दो मॉडल पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है, द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एज अ होल तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बात हमने मान ली, ओके। बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एटम इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द स्फीयर। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बराबर हैं, ठीक है। एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 to the power -10 मीटर इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन। एक बहुत ही छोटा सा स्फीयर 10 to the power -10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम का एटम, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीज की तरह बिखरे हुए हैं, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज एंड द होल मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज भी थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स भी थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है सिस्टम के अंदर, ठीक है। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। समझ में आ रहा है हमको कि थॉमसन मॉडल जो है, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। समझेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में जाता है और कैसे वापस आते समय एनर्जी रेडिएट करता है, जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस के फॉर्म में दिखती हैं। ये सारी ही बातें इस मॉडल से जो अभी हमने पढ़ा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और दूसरी बात कि जो रदरफोर्ड भाई साहब का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया थॉमसन मॉडल से, जिस वजह से इसको कर दिया डिस्कार्ड। क्या कर दिया, डिस्कार्ड। अब बात कर रहे हैं रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। ये भी बिल्कुल बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग कई बार पढ़ते हैं, कई जगहों पे आपने पढ़ा सुना होगा ये, है ना। अब देखो एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। मालूम है हमको अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल आपने सामने से प्रोजेक्ट किए, अल्फा पार्टिकल्स की बीम आपने सामने से प्रोजेक्ट करी, ये आ रही है अल्फा पार्टिकल्स की बीम, बहुत बढ़िया। अब ये आपने ले लिया लेड बॉक्स, ये आपने ले लिया लेड बॉक्स। लेड क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इधर उधर रेडिएशंस को जाने नहीं देता, इस वजह से हम लोग लेड को यूज करते हैं, ठीक है। आपने लेड बॉक्स यूज किया और यहां से एक डायरेक्शन में पूरे पार्टिकल्स जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अब समझिए कि हुआ क्या यहां पे। अब ये समझते हैं, ब्लैंक पेज ले लें, जस्ट अ सेकेंड, एक ब्लैंक पेज ले लिया जाए, यस। अब ये समझते हैं कि यहां पे हुआ क्या। यहां पे कुछ ऐसा हुआ, यहां पे कुछ ऐसा हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे ना, जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, कई सारे अल्फा पार्टिकल्स आए होंगे, एक तो आया नहीं होगा, कई सारे अल्फा पार्टिकल्स आए। अब सामने आपने गोल्ड फॉइल ले रखी है, सामने अल्फा पार्टिकल्स के सामने, ये जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं ना, इनके सामने आपने क्या ले रखा है, इनके सामने आपने गोल्ड फॉइल लेके रखी है। इसके सामने आपने गोल्ड फॉइल पतली सी लेके रखी है, ठीक है। अब ये जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड ही क्यों, गोल्ड ही क्यों, क्योंकि गोल्ड हाईली मेलिएबल, हाईली डक्टाइल होता है, ठीक है। इमेजिन करो कि हम लोग सामने से मटेरियल भेज रहे हैं, जैसे मैं इस दीवार पे बॉल फेंक रहा हूं, 10 बॉल फेंक रहा हूं, तो सारी बॉल्स टकरा के वापस आ रही है ना। एक बॉल पकड़ो, दीवार पे फेंको, टकरा के वापस आई। 2 बॉल पकड़ो, फेंको, टकरा के दोनों वापस आई। 100 बॉल लो, फेंको, 100 की 100 बॉल टकराई और वापस आई। अरे लेकिन इधर इधर पता है क्या हुआ, इधर आपने भेजे अल्फा पार्टिकल्स, 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 और ये सामने क्या है, सामने गोल्ड फॉइल है। अब मैं जूम कर रहा हूं उसको, ठीक है। मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो क्या होगा, ये सारे अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे 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 पॉजिटिव चार्ज से
पॉजिटिव चार्ज से डिविएट होंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये सब क्या है, ये सब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है ना, अल्फा पार्टिकल्स गए गए, और यहाँ पे क्या, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, तो इनका क्या हुआ, इनका पाथ चेंज हो गया, इनके साथ क्या हुआ, इनका पाथ चेंज हो गया, डिविएट हो गए। ये जो है ये और ज़्यादा डिविएट हुआ, ये जो है ये और ज़्यादा डिविएट हुआ। कुछ पार्टिकल जो जा रहे थे गए और टकरा के वापस निकल गए, गए और टकरा के क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक गए और फिर पलट गए, पलट के वापस आ गए। कुछ पार्टिकल, एक 1 out of 10-12,000, ठीक है, पलट के वापस आया, बाकी सब ने क्या किया, बाकी सारे डिविएट हुए, बाकी सारे क्या हुए, बाकी सारे डिविएट हुए। ओ हो, तो बड़ी विचित्र ऑब्जर्वेशन है। हमने तो सोचा था सारे टकरा के वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो एक हजारों में एक टकरा के वापस आ रहा है। सर ऐसा क्यों, रीजन क्या है, समझते हैं। सब पहले तो ये ऑब्जर्वेशन है, पहले तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, पहले तो ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है। हमने ये सोचा था कि सभी पार्टिकल्स टकरा के वापस आने चाहिए, लेकिन ये सभी पार्टिकल्स तो पास कर रहे हैं, सभी पार्टिकल्स तो गुजर रहे हैं इसमें से, है ना, एक आधी पार्टिकल टकरा के वापस आ रहा है, तो इसका रीजन क्या है। इमेजिन करो कि मैंने 100 बॉल्स उठाई और दीवार पे फेंक दी, और उनमें से सिर्फ एक बॉल टकरा के वापस आई, बाकी सारी दीवार को पार करके चली गई, मतलब दीवार खाली है। अरे दीवार खाली है, गोल्ड फॉइल में अल्फा पार्टिकल्स भेजे, सारे के सारे पीछे चले गए, मतलब गोल्ड फॉइल खाली है। गोल्ड फॉइल क्या है, मैटर, जितना मैटर आपको आसपास दिख रहा है सारा खाली है, सब कुछ खाली है, पूरी यूनिवर्स खाली है। यही तो साबित हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट से। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि चलो पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात कर लें। एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर, ये रहा फिगर, फिगर हम देख चुके हैं, ये रहा फिगर, फिगर हम देख चुके हैं, ठीक है। 1 out of 8,000, कई बुक्स में 8,000 लिखा होता है, कई में 12,000 लिखा होता है, ठीक है, रफली 10,000 मान के चलो कि पलट के वापस जा रहे हैं। या द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट शोन इन फिगर, अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड बाय सम रेडियो एक्टिव मटीरियल। कौन होता है रेडियो एक्टिव मटीरियल, यूरेनियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, रेडियम, ठीक है, हमने पोलोनियम लिया। केप्ट इनसाइड अ थिक लेड बॉक्स, लेड बॉक्स क्यों लिया इसका भी रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि लेड जो है रेडिएशंस को, इधर उधर जाने वाले रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, और सिर्फ एक डायरेक्शन में जहां पे हम भेजना चाहते हैं वहां पे रेडिएशंस जाएंगे। A very fine beam of alpha particles pass through a small hole in the lead screen, बिल्कुल वही तो हम चाह रहे हैं कि एक डायरेक्शन में जाएं। This will collimated beam is then allowed to fall on a thin gold foil। अब जब गोल्ड फॉइल पे गया तो क्या हुआ, हमने पीछे एक स्क्रीन लगा दी ऑब्जर्व करने के लिए, और हमको यह पता चला कि उस स्क्रीन पे, पीछे आपने जो स्क्रीन लगाई है, जैसे मान लो पीछे ये स्क्रीन मैंने पूरी लगा के रख दी, तो इस स्क्रीन पे अलग अलग जगह पे जहां पे अल्फा पार्टिकल्स टकराए वहां पे हमको लाइट देखने को मिली, वहां पे हमको एक लाइट देखने को मिली, मतलब वहां पे अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे हैं। तो हर एंगल पे, अलग अलग एंगल्स पे अल्फा पार्टिकल टकराए हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पे डिविएट हुए हैं, अल्फा पार्टिकल्स अलग अलग एंगल पे डिविएट हुए हैं। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल When an alpha particle strikes the screen, it produces a flash of light and it is observed by the microscope. It was found that क्या ऑब्जर्वेशंस थी, आइए इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को हाईलाइट करें। Most of the alpha particles went straight through the gold foil and produced flashes on the screen as if there was nothing inside the gold foil, as if the atom was hollow। मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स तो साफ साफ चले गए, दीवार चीर के चले गए, गोल्ड फॉइल चीर के पीछे चले गए, मतलब खाली है। मतलब संसार में बहुत स्पेस है, जिन लोगों को स्पेस नहीं मिल रही वो समझ लें कि संसार खाली है पूरा। एज इफ देयर वर नथिंग इनसाइड द गोल्ड फॉइल, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट बात है, दस द एटम इज हॉलो। एटम कैसा है, एटम हॉलो है। लिखते चलो भाई, काम की बातें, अलग से समय डेडिकेट मत करना लिखने के लिए, साथ साथ लिखो।
few particles collided with the atoms of the foil which have scattered or deflected through considerable large angle. Few particles even turned back towards the source. Few particles even turned back towards the source itself. कुछ particles 10,000 में से एक पार्टिकल टकरा के वापस आया. The entire positive charge and almost whole mass of the atom is concentrated in a small center called the nucleus. पूरा का पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से हिस्से में कॉन्सेंट्रेटेड होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. अब अगर मैं आपको साइज कंपेयर करवाऊं एक एटम का और एक न्यूक्लियस का, तो इमेजिन करो कि एक फुटबॉल का ग्राउंड है, बहुत बड़ा फुटबॉल का ग्राउंड. उसके सेंटर पे आपने एक छोटी सी, क्या बोलते हैं उस गेम को, बैडमिंटन, टेबल टेनिस की बॉल ले ली. टेबल टेनिस की कितनी छोटी बॉल होती है, एक मार्बल ले लिया छोटा सा. उस मार्बल को ले जाके क्रिकेट के ग्राउंड के, फुटबॉल के स्टेडियम के, है ना, क्रिकेट का इमेजिन करो, क्रिकेट का गोल होता है, क्रिकेट के स्टेडियम के सेंटर पे ले जाके आपने एक छोटी सी बॉल रख दी. तो वो छोटी सी बॉल न्यूक्लियस है और ये पूरा स्टेडियम एटम है. ये रेंज होती है इनके साइज की. एटम होता है 10⁻⁻10 की रेंज का और न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 की रेंज का. फर्मी 10⁻⁻15. ठीक है, याद रखना है छोटी छोटी बातें. Electrons could not deflected the path of alpha particle, that is electrons are very light. Electrons alpha particle के path को deflect नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत बारीक होते हैं. उनका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 की रेंज का. 10⁻31. ठीक है, चलिए. हाँ जी, आखिरी पॉइंट. Electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in the circular orbit. तो बातें तो सारी सही लग रही हैं. रदरफोर्ड भाई साहब ने जितनी चर्चा दी, जो इन्होंने पॉइंट बताए, पहली बात तो हमने इनको अप्रिशिएट किया कि वाह सर आपने इतना बढ़िया एक्सपेरिमेंट किया, क्या बात है, दिल जीत लिया. मतलब आपने वो बात साबित कर दी जो कि समझ ही नहीं पड़ रही थी लोगों को. लोग तो ऐसी अजीब अजीब बातें बता रहे थे कि एटम जो है वो तरबूज है, उसके अंदर जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है और जो लाल वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है. आपने समझदारी से ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और आसपास का हिस्सा खाली है और इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहा है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. आपकी सारी बातें दिल को चीरते हुए निकल गई, मजा आ गया हमको. लेकिन समस्या है अभी भी. हमारे मास्टर ने हमको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाया है, हमारे मास्टर ने हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया है, और आप जो बोल रहे हो, आप कुछ ऐसी बात बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आप कुछ ऐसी बात बोल रहे हो सर, आप कुछ ऐसी बात बोल रहे हो. रदरफोर्ड भाई साहब से हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसी बात बोल रहे हो कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस जो है वो ये है, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज. और आपने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके इर्द गिर्द एक ऑर्बिट में घूम रहा है. कैसे कैसे कैसे, ऐसे 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 घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में, एक इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहा है. ठीक है ना, ये बात रदरफोर्ड ने हमको बोली. लेकिन सर हमारे मास्टर ने हमको ये बताया कि अगर एक चार्ज सर्कल में है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, देयर इज एक्सेलरेशन प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन. और हमको ये भी बताया कि जब कोई भी चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी. एक्सेलरेटेड चार्ज अगर है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा. एक्सेलरेटेड चार्ज अगर है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा. अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, अगर चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, जैसे ये वेलोसिटी v मान लो, पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो क्या होगा, तो ये चार्ज एनर्जी रेडिएट करेगा.
और अगर ये चार्ज एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट करने के कारण इसका जो पाथ है उसका रेडियस घटता जाएगा, इसके पाथ का रेडियस घटता जाएगा और घटते 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 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में घुस जाएगा और स्वाहा, एटम खत्म, दीवारें खत्म, देश खत्म, कॉन्टिनेंट खत्म, धरती खत्म, सोलर सिस्टम खत्म, गैलेक्सी खत्म, सारी गैलेक्सीज खत्म, यूनिवर्स भी, डैम भी खत्म। सारा टेंशन एक बार में खत्म। लेकिन सर हो नहीं रहा है ना खत्म। समस्या तो ये कि दुनिया देखते देखते हम जो है इतने बड़े हो गए, 12वीं में आ गए, एग्जाम भी लिखने वाले हैं, लेकिन दुनिया खत्म हो नहीं रही है। और आपके अनुसार दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, तो हो जानी चाहिए लेकिन हो नहीं रही है, मतलब देयर इज सम गड़बड़, सम प्रॉब्लम, यहां पे कोई समस्या है, कोई समस्या है कि एटम कोलैप्स कर जाना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज एनर्जी रेडिएट करता है और एनर्जी कम होते होते ये घुस जाना चाहिए अंदर, फट जाना चाहिए, दुनिया खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। मतलब कि रदरफोर्ड मॉडल जो हमको इतना अच्छा लगा उसमें भी कोई समस्या है गुरु, उसमें भी कोई परेशानी है। अब समझते हैं कि क्या है। उसके पहले इसके दो एक पॉइंट और बचे हुए हैं, वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जो हमने डिस्कशन समझा, क्या बताया इन्होंने, इन 1911 मिस्टर रदरफोर्ड प्रपोज किया उन्होंने, इसको किसको नहीं, मॉडल को प्रपोज किया, मॉडल दिया उन्होंने, proposed a new type of model of atom. According to this model, the positive charge of the atom, instead of being uniformly distributed throughout the sphere, is concentrated in a small volume. जिसकी बात हम लोगों ने कर ली। और इसके आसपास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, लेकिन एज अ होल अभी भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, अब देखो, हमने ये कहा कि जो न्यूक्लियस है, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, कितना, Ze, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये आ रहे हैं कौन, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं कौन, ये आ रहे हैं कौन, ये आ रहे हैं, ये कौन आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, बिल्कुल, और ये डिविएट हो रहे हैं। अब एक बात बताइए कि जो पास में है, जो अल्फा पार्टिकल पास से आ रहा है, वो ज्यादा डिविएट होगा या कम डिविएट होगा, सोच के बताओ। जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक से आ रहा है वो ज्यादा डिविएट होना चाहिए या कम डिविएट होना चाहिए, सोचो। पहले तो ये सोचो, पहले तो ये सोचो कि डिविएट होना भी चाहिए या नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये अल्फा पार्टिकल है, अगर मान लो कि ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, जिस वजह से इनके ऊपर रिपल्शन लगेंगे, तो जब ये नजदीक आएंगे तो डिविएट हो जाएंगे, जब ये नजदीक आएंगे तो डिविएट हो जाएंगे, जब ये नजदीक आएंगे तो डिविएट हो जाएंगे, अलग अलग एंगल से डिविएट होंगे, अलग अलग एंगल से डिविएट होंगे। इसको थीटा 1 कह दो, इसको थीटा 2 कह दो, इसको थीटा 3 कह दो, है ना, अलग अलग एंगल्स से डिविएट हो रहे हैं, अलग अलग एंगल्स से डिविएट हो रहे हैं। अब देखो, जिसका सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कम उसका डिविएशन एंगल ज्यादा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या कहते हैं?
इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। सीधी सी बात है कि जिसके लिए बी की वैल्यू कम उसके लिए थीटा की वैल्यू ज़्यादा, जिसके लिए बी की वैल्यू ज़्यादा उसके लिए थीटा की वैल्यू कम। इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला डायरेक्टली आप लोग याद रखें, बी इक्वल्स टू के, ए को 1/4 लिख देते हैं, जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 4 पाई नॉट के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ओके, बी क्या है, बी इम्पैक्ट पैरामीटर, काम का फॉर्मूला है, डायरेक्टली ध्यान रखना है, नोट कीजिए, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, के जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी याद रख सकते हो, के को 1/4 पाई नॉट लिख दो। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि जब b की वैल्यू 0, जब b की वैल्यू 0 तब थीटा कितना, तब थीटा 180। जब b की वैल्यू हम 0 करें, है ना, या तो थीटा की वैल्यू 180 कर दूं। इफ b इक्वल टू 0 मतलब स्ट्रेट लाइन में आपने फेंका तो b की वैल्यू 0, तो क्या मिला हमको, एक, सॉरी मैंने कॉस लिखा है, दिस इज कॉट, आई एम रियली सॉरी, ये कॉट है, मैंने बोला कॉट था, लिख कॉस दिया। इफ b इक्वल्स टू 0, यदि b की वैल्यू 0 है तो कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू ही 0 होगी, है ना, कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू भी 0 होगी। यानी कॉट थीटा, कॉट 0 कब होगा, कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, तो ये 0 कब होगा, कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पे। ठीक है, 0 डिग्री पे। अब आपको क्या चाहिए, आपको b इक्वल टू 0 चाहिए, तो कॉट थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, थीटा इक्वल्स टू 90, यानी थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओ सॉरी, मैंने कॉस 0 बोल दिया, कॉस की वैल्यू 0, 90 डिग्री पे, कॉस 0 इक्वल टू 1, कॉस 90 इक्वल टू 0, स्लिप ऑफ टंग। तो कॉट की वैल्यू 0 कब आती है, ये थीटा बाई 2 90, यानी थीटा कितना 180, थीटा इक्वल्स टू 180, थीटा बराबर 180। उम्र हो गई है मेरी भी, बुढ़ापा आ गया है, कुछ भी बोल देता हूं मैं, माफ करना बेटे मुझे। ठीक है, थीटा की वैल्यू 180, तुमने सीधा भेजा, बिल्कुल बी की वैल्यू 0 कर दी, सीधे सीधे गया, टकरा के वापस आ गया, टकरा के इन द सेंस एक क्लोजेस्ट डिस्टेंस तक जाके, जिसको हम कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये भी निकालेंगे अभी हम लोग, इसको भी डिराइव करेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ओके, ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर ही नापते हैं, दिस आर, एक्स बोल दो या आर बोल दो, इसको भी अभी हम लोग मेजर करेंगे। नोट कीजिए, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या, अब अगर हम बात करें क्लोजेस्ट अप्रोच के डिस्टेंस की, अब अगर हम बात करें क्लोजेस्ट अप्रोच के डिस्टेंस की, तो इस डिस्टेंस को आर नॉट कह देते हैं, इस डिस्टेंस को आर नॉट कह देते हैं, कहाँ गया आर नॉट, ये रहा, इस डिस्टेंस को आप लोग आर नॉट कह दीजिए, इस डिस्टेंस को आप लोग क्या कह दीजिए, आर नॉट, इस डिस्टेंस को आप लोग कह दीजिए आर नॉट। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच का। अब देखो सीधी सी बात है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे इतनी सी बात पूछूं कि क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि सर ये चल किस किस के बीच में रहा है, तो मैं आपको बताऊंगा बेटा ये, बेटा ये, बेटा ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किस किस के बीच में चल रही है, ये न्यूक्लियस और ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है इसके बीच में चल रहा है। ओके, मान लो मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल m है, चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल को q लिख दो, इस चार्ज को आपने क्या लिख दिया, ZE लिख दिया। ओके, अब शुरुआत में क्या कर रहा है, ये चलता हुआ आ रहा है, किस वेलोसिटी से, कुछ v वेलोसिटी से, तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है।
इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और फाइनली ये क्या हुआ, किसी नियरेस्ट पॉइंट तक गया, क्लोजेस्ट पॉइंट तक गया, और इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। और ये डिस्टेंस आपने कितनी बता दी, ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस है इसको आपने आर नॉट लिख दिया, इस डिस्टेंस को आपने आर नॉट लिख दिया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी की पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, के क्यू क्यू बाई आर, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर नॉट। यार ये इतना सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इतना चिंटू सा कॉन्सेप्ट है। बच्चे इसमें डरते हैं, अरे यार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ, क्लोजेस्ट अप्रोच पूछ, यही तो है और क्या है। वो चलता हुआ आया, इनिशियल फाइनल दोनों पिक्चर दिखा दी। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी, फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है यहाँ पे, फाइनली इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई है। काइनेटिक पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है हमने, हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में जो कि होती है के टाइम्स ऑफ Q1। एक Q कितना लिया आपने, Q चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो कितना होता है ट्वाइस द चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी 2e। दूसरा कितना ले लिया, ZE डिवाइडेड बाई आर नॉट। तो इस फॉर्मेट में लिख दो, ये आ गया आपके पास आर नॉट का फॉर्मूला, इस फॉर्मेट में लिख दो, वन एंड द सेम थिंग। मैंने Q के फॉर्मेट में लिखा है, मैंने इसको चार्ज लिख दिया Q। मैंने क्या किया है, Q लिखा है, Q कितना है, हाउ मच इज Q, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, ऐसे लिख दो। यहाँ से आर नॉट का फॉर्मूला निकाल लो, क्या बन जाएगा ये, के 2kz ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के ई। अब के से के काट मत देना, के से के काट मत देना, ई से ई मत काट देना, बोलना छोटे बड़े से क्या फर्क पड़ रहा है, तो आखिरकार ई काट देते हैं। होते हैं कुछ क्रांतिकारी लोग, करते हैं ऐसी हरकतें, पता है तुमको, तो बस चले तो काट दें, और 2 से 2 भी काट दें। बोले अरे हम तो बायो वाले ही, ऐसा थोड़ी होता है। चलो, फेलियर हमको मालूम है कि यार ये जो है एनर्जी एमिट होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेटेड मोशन में, उसका कोई जिक्र नहीं किया रदरफोर्ड भाई साहब ने, गलत बात है। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट नेचर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इनके अनुसार जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, डिस्क्रीट होता है। क्या होता है अभी जब हम करेंगे उसकी बात तब आपको समझ में आएगा, लेकिन आप इतना मानो कि ये दो लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड एटम की। तो अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, अब हम सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन शुरू करने वाले हैं, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। मजा आएगा। हेलो 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 हेलो, सॉरी थोड़ा सा साउंड चला गया था। बोहर्स थ्योरी, मैंने ये कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि बोहर्स थ्योरी जो है ये कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। अब बोहर साहब ने ये कहा कि देखो जो समस्या है ये तो काफ़ी जेन्युइन है कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए और करने से अंदर आएगा, और जैसी बातें हम लोगों ने की वो सब होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिस्कस करना चाहते हो तो आपको कुछ एजम्पशंस मान के चलने पड़ेंगे। वो एजम्पशंस क्या हैं समझते हैं। उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, वन बाय वन हम उन सभी पॉस्टुलेट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बोहर साहब ने यह कहा कि आपका जो न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो हर जगह नहीं घूम सकता, वो कुछ ही ऑर्बिट्स में घूमेगा। और उन ऑर्बिट्स को हम लोग क्या कहेंगे,
उन ऑर्बिट्स को हम लोग कहेंगे स्टेबल ऑर्बिट। उन ऑर्बिट को हम लोग क्या कहेंगे? उन ऑर्बिट्स को हम लोग कहेंगे स्टेबल ऑर्बिट्स। जैसे ये मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है जेडी और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी वेलोसिटी v। ये देखो इसकी वेलोसिटी v मान ली हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। दिस इज द वेलोसिटी v। और यहां पे सेंटर पे लग रहा है क्या? सेंटर पे लग रहा है सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंटर पे लग रहा है सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंटर पे लग रहा है सेंट्रीपीटल फोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कहा सबसे पहले तो कि सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड कौन करवा रहा है? सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड कौन करवा रहा है? सेंट्रीपीटल फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। सेंट्रीपीटल फोर्स को आपने लिखा m टाइम्स ऑफ v स्क्वेयर बटे r इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k, वही हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर। बहुत बढ़िया। अब बोहर साहब ने अपनी कंडीशन दे दी, बोहर साहब ने अपनी कंडीशन दे दी, अपनी क्वांटाइजेशन कंडीशन दे दी। उन्होंने ये कहा कि इसका जो सरकमफरेंस है ना, ये जो ऑर्बिट है इसका जो सरकमफरेंस है, ऑर्बिट का जो सरकमफरेंस है, ये पता है कितना होना चाहिए? इस ऑर्बिट का सरकमफरेंस कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के बराबर, या तो ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ, या तो थ्राइस ऑफ वेवलेंथ, या तो n टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ, या तो n टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ। इलेक्ट्रॉन का जो ये इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का जो सरकमफरेंस है वो या तो 2 गुना होना चाहिए, या 3 गुना होना चाहिए, या n टाइम्स होना चाहिए, या n टाइम्स होना चाहिए किसके? 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 अरे किसके? इस लैम्डा के। यानी 2 पाई आर कितना होना चाहिए? लैम्डा, या तो 2 लैम्डा, या तो 3 लैम्डा, या तो 4 लैम्डा, या तो 5 लैम्डा, या तो n लैम्डा। तो आपने क्या कह दिया? आपने ये कह दिया, आपने ये कह दिया कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है ये कितना होना चाहिए? अब देखो कोशिश करते हैं कि प्रॉपर 3 लैम्डा बन जाए, है ना। हर बार मेरे से गलत बनता है इसलिए मैंने पहले 3 मार्क कर दिए यहाँ पे। ये या तो लैम्डा के बराबर हो, या तो 2 लैम्डा के बराबर हो, या तो 3 लैम्डा के बराबर हो, या तो n लैम्डा के बराबर हो। ठीक है, तो हमने कह दिया कि 2 पाई आर जो है ये टोटल सरकमफरेंस, ये कितना होना चाहिए? 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। 2 पाई आर मस्ट बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये एक कंडीशन आ गई। और दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए क्वांटिटी का। पूरा बोहर मॉडल में एक पेज पे आपको बता रहा हूँ, ये पूरे एक पेज पे पूरा डिस्कशन आ गया जिसको हम विस्तार में भी समझते रहेंगे, डिटेल में भी हम इसको समझते रहेंगे। एक कंडीशन उन्होंने बोली, दूसरी कंडीशन ये जो एंगुलर मोमेंटम है mvr ये होना चाहिए n टाइम्स ऑफ h/2 पाई का। खेल खत्म, पैसा हजम। ये हो गई पूरा बोहर मॉडल आ गया भाई साहब, यहाँ पे पूरा बोहर मॉडल आ गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ी इसकी डिटेलिंग करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, मालूम है, अबाउट द न्यूक्लियस। कौन सा फोर्स खींचेगा इसको? कौन सा फोर्स अट्रैक्शन देगा इसको? कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगा? कूलम्स फोर्स प्रोवाइड करवाएगा सेंट्रीपिटल। एज द एटम एज अ होल is stable, the Coulombian force of attraction provides necessary centripetal force k q1 q2 by r square equal to mv square by r. Nothing new, nothing big. Let's get ahead. अब इन्होंने 2 कंडीशन दे दी। पहली कंडीशन सुन लो, पहली कंडीशन कि यदि 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 वो ऑर्बिट स्टेबल है,
यदि वो ऑर्बिट स्टेबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एक क्वांटिटी का, और वो क्वांटिटी कितनी है, वो क्वांटिटी क्या है, वो कांस्टेंट क्या है, वो है h/2 पाई, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. सो mvr must be equal to n times of h/2 पाई. Only those orbits are possible for which the angular momentum of electron is equal to the integral multiple of h/2 पाई. लिखो पहला स्टेटमेंट सभी लोग, जल्दी लिखो. हम्म हम्म हो गया. क्या लिखा मैंने? mvr होना चाहिए nh/2 पाई. द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सच अलाउड ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, thus the total energy of electron remaining revolving in the stationary orbit remains constant. देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी 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 आईएमपी कंडीशन, वेरी बेहतरीन कंडीशन. ओके, देख लो. अब देखो, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर एमिटेड if the electron jumps from stationary orbit to higher orbit of energy E2 to another stationary orbit of energy E1. the energy, क्या बोलना चाह रहा है ये पहले मैं बताता हूं आपको, एक सेकेंड. ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है ZE, बहुत शानदार. ये एक ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट मान लो, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट आपने मान लिया, ठीक है. पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन्स इनमें घूम रहे हैं. अब देखो यार, क्या होगा कि अगर आपने इसको एनर्जी दी, अगर आपने इसको एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट हो जाएगा, एनर्जी लेके इसको मज़ा आ जाएगा, अरे वाह एनर्जी मिल गई, एनर्जी लेके नाच के बाहर निकल जाएगा हायर ऑर्बिट में. इलेक्ट्रॉन निकल गया हायर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन निकल गया हायर ऑर्बिट में. लेकिन जब ये हायर ऑर्बिट में पहुंचा तो इसका मन नहीं लगा, ये हाईली अनस्टेबल है. हायर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट आर लेस स्टेबल. हायर ऑर्बिट्स क्या होते हैं भैया, कम स्टेबल होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही वहां पे पहुंचा उसका मन नहीं लगा, उसका दिल नहीं लगा. अब उसने क्या किया, वो वापस से अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आया. अब जब वो अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आएगा तो वो क्या करेगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा. कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, वो इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा, डेल्टा ई. कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, डेल्टा ई. डेल्टा ई क्या है, वो इन दोनों ऑर्बिट्स के एनर्जीज का डिफरेंस है. इसको आपने लिख दिया कितना, E2 माइनस E1. ओके, डेल्टा ई, E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा. और ये डेल्टा ई आपको किस फॉर्मेट में देखने को मिलेगी, फोटॉन्स की एनर्जी के फॉर्म में. उन फोटॉन्स की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो आप लिख देंगे कि डेल्टा ई इक्वल्स टू h टाइम्स ऑफ न्यू या h टाइम्स ऑफ f. f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड फोटोन. ठीक है, चलिए चर्चा बढ़ा देते हैं आगे. ये बातें हमने समझी बोहर मॉडल के बारे में. अब बोहर मॉडल में भी कुछ समस्याएं हैं, बोहर मॉडल में भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स है. तो क्या है ये शॉर्टकमिंग्स? सबसे पहले तो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, द ज़ीमन एंड द स्टार्क इफेक्ट. क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है और आपको एक फाइन स्ट्रक्चर मिलता है. तो स्प्लिटिंग ऑफ
क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये कहलाता है जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट। ये बोहर मॉडल से समझाया नहीं जा सकता है। दिस मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि हाइड्रोजन या तो He पॉजिटिव या तो Li2 पॉजिटिव या तो Li के बाद क्या He Li Be 3 मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही ये सिस्टम वैलिड है। जिस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, उसी के लिए आप ये पूरा डिस्कशन लगा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये तो एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, पूरे जनरल डिस्कशन को छोटा बनाने वाली बात हो गई, एक बहुत ही पर्टिकुलर बात हो गई ये तो ये तो इसकी शॉर्ट कमिंग है, बहुत महत्वपूर्ण शॉर्ट कमिंग है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर एज इन रियलिटी देयर इज नो ऑर्बिट। रियलिटी में आज तक हमको नहीं पता कि वाकई में क्या इलेक्ट्रॉन सच में सर्कुलर ऑर्बिट में होता है या रैंडम मोशन कर रहा होता है या एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, उसका पाथ एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होता है, ये एजम्पशन माना हुआ है। ठीक है, चलिए। इलेक्ट्रॉन इज प्रिज्यूम टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली whereas in reality motion of electron cannot be described। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। हम मान के चल रहे हैं कि अरे वह गोल गोल घूम रहा है, ये फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, इससे बैलेंस हो रहा है, ये सारी काल्पनिक बातें हैं। तो सवाल उठता है कि सर क्यों क्यों पढ़ा रहे हो क्यों सिलेबस पढ़ाए जा रहे हो? हैं 11-12 चैप्टर में खत्म हो गया होता, 2 चैप्टर 3 चैप्टर और क्यों जोड़ दिए ना सिलेबस में? इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके जरिए हमारे पास एक सिस्टम दिमाग में फिक्स है, एक मॉडल है जिससे हम लोग काफ़ी हद तक जो सिस्टम हमारे आसपास दिख रहा है उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। डेफिनेटली इसमें भी चेंजेस आएंगे। जो लोग रिसर्च में जाएंगे आप लोगों में से, हो सकता है कि वो लोग जाएं, पढ़ें, लिखें और साइंस में कोई नए डेवलपमेंट करें, इसमें कोई और चेंजेस करें। बहुत सारी चीज़ों में जो आपका सिलेबस है उसमें कई चीज़ों में आने वाले 10-20-30-40 साल में चेंजेस आएंगे। आपके बच्चे या उनके बच्चे कंप्लीटली अलग फिनोमिना पढ़ेंगे या इनमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके होंगे। चलिए, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। दुखद बात है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द डबलेट ऑब्टेन्ड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ सम ऑफ द एटम्स। करते हैं इसकी चर्चा। बोहर्स मॉडल is semi-quantum model. It means it includes 2 quantum numbers E and L, but unfortunately it consider circular motion of electron। ठीक है, इस चर्चा को करेंगे हम लोग सेपरेटली डिस्कस। ओके, अभी हम लोग बातें बढ़ा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल पे, यानी रेडियस, वेलोसिटी, इन सब की बातें करेंगे। मेरिट क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन्ड बाय इट एंड क्वांटम मॉडल आर सेम। मतलब जो क्वांटम मॉडल से और बोहर मॉडल से हम लोग एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, दोनों से सेम आती है। क्वांटम मॉडल की बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन आपके काम का नहीं है क्वांटम मॉडल, अलग लेवल पर डिस्कशन होता है। तो अभी आप बस इतना नाम सुन लें और समझ लें कि क्वांटम मॉडल और बोहर मॉडल से एनर्जी सेम आती है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स अभी हमारे डिस्कशन में नहीं है। इवन जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तब भी आपके लेवल में नहीं होगा। वो फिर जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे, PhD वगैरह करेंगे, तब डिटेलिंग में जाती हैं सारी बातें। श्रोडिंगर इक्वेशन केमिस्ट्री में आपने सिर्फ इक्वेशन पढ़ी है, का प्रूफ, उसकी डिटेलिंग वगैरह कोई कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ वो इक्वेशन लंबी सी पता नहीं क्यों चिपका दी। ऐसे फील गुड फैक्टर के लिए पढ़ो श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट हुआ करता था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फाइनल ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में, उसमें काफ़ी डिटेलिंग में थी इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसमें थी श्रोडिंगर इक्वेशन। तब पता चला कि ये मतलब कितनी वास्ट चीज़ है। अभी सर्च करना है इस पर, श्रोडिंगर इक्वेशन पे। चलिए, अब मैं डेरिवेशन करवा रहा हूँ आपको अलग अलग फिनोमिनास का। जैसे मैं बात करूँ सबसे पहले रेडियस ऑफ द ऑर्बिट की, तो रेडियस क्या होता है भैया? ये न्यूक्लियस है ZE, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बिल्कुल घूम रहा है। तो सबसे पहले मुझको ये बता दो कि इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करवा रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करवा रहा है, यानी mv²/r इक्वल्स टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। बहुत शानदार। और अगली बात हमने क्या कह दी? अगली बात हमने ये कह दी
दूसरी बात हमने क्या कह दी, दूसरी बात हमने ये कह दी कि जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी आर, ये बराबर कितना है, एन टाइम्स ऑफ एच अपॉन 2 पाई का। ओके, तो यहाँ से मैं कैलकुलेशंस करके आर से आर हमने निपटा दिया। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू देखो, इधर से आर की वैल्यू उठा के रखूं, आर की वैल्यू बनी के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, एक आर कटा इधर गया, एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। ओके, अब देखिए v की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, v की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। v की वैल्यू आप क्या रख सकते हो उठा के, v की वैल्यू उठा के आप रख सकते हो, v की वैल्यू उठा के आप रख सकते हो, v की वैल्यू उठा के रख सकते हो एन एच, तो एन वी स्क्वायर बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, आर के इक्वल में है, तो ये आर कैंसल आउट हुआ, और यहाँ से आर की वैल्यू आपको मिली कितनी, एक एम भी कैंसल आउट हो गया। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, आर की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। मैं चाहूंगा कि आप डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन याद रखें, हाँ तरीका याद रखें कि क्या कर रहा हूँ, 2 स्टेप में तो निकाल लिया हम लोगों ने ना, सिर्फ ये 2 इक्वेशन ही तो लगाई हैं, ये 2 इक्वेशन ही तो लगाई हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। बाकी फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, ये जिसको मैंने अभी डब्बे में डाला ये काम का एक्सप्रेशन है, हर जगह काम आएगा, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम में, आपको कॉम्पिटेटिव में भी। अगर देखो नीट या JEE में अगर कोई बिल्कुल ही डायरेक्ट सवाल पूछ लिया तो आप रख के आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, मैं कहता हूं कि उसने सिर्फ जो है ज़्यादा कुछ ना करके हाइड्रोजन के बदले हीलियम ले लिया, लिथियम ले लिया, तो जेड चेंज हो गया। उसने एक बार सवाल आया था कि उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही चेंज कर दिया था, जेड चेंज कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका चार्ज ई के बदले 2E कर दिया, खेल खत्म, जो फॉर्मूला रट के गए सब गलत करके आए। तो ये आपको फंडा पता होना चाहिए कैसे आ रहा है ये, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो पता होना चाहिए। हाँ, तो आर की वैल्यू आपने क्या लिखी, आर की वैल्यू आपने लिखी, यहाँ रख देता हूँ मैं उठा के, जो मैंने फॉर्मूला कहा वो आपको याद होना चाहिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम के जेड, जेड यहाँ पे लिख दिया, 4 पाई एम के जेड ई स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड क्यू जेड एम के जेड ई। ठीक है, तो यहां से आप एक बात बता सकते हैं कि जो रेडियस है वो एन स्क्वायर बाय जेड पे डिपेंड कर रहा है, और h कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यूज आप उठा के रख सकते हैं और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभी आप स्क्रीन पॉज करके कैलकुलेट करें, मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन पॉज करके इसको कैलकुलेट करें। आपको रिजल्ट क्या मिला, आपको रिजल्ट ये मिला कि जो रेडियस है वो प्रपोर्शनल है एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड के, मतलब अगर आपने नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ा दिया तो आर की वैल्यू उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। ठीक है ना, बिल्कुल। और ये जब डेटा आप सब्सटीट्यूट करते हैं तो रेडियस की वैल्यू आपको मिलती है 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर बाय जेड टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर बाय जेड। ओके, ठीक है, इतनी बात, देख लो इसको जल्दी, इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रॉम में है ये। ठीक है, इसमें नाप रहे हैं हम लोग रेडियस को एंगस्ट्रॉम में, पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, लिख लेना इसको। तो हमने सिर्फ क्या किया है, हमने इतना ही लिखा कि भैया एक तो के Q1 Q2/r², और दूसरा क्या, दूसरा MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, चलिए तो चर्चा बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ा दी जाए।
आगे अगला डिस्कशन आपके सामने आ रहा है वेलोसिटी का। अब आप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? आप निकाल चुके हैं r इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वायर। ये आर की वैल्यू आपने बता दी और आपने लिखा एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ पे वैल्यू उठा के रख दो आर की। ठीक है, आर को डिवाइड भेज दो। तो वी को आप क्या लिख दोगे? वी को आप लिख दोगे, वी को आप लिख दोगे एम और आर डिवाइड में भेज दिया मैंने, और आर की वैल्यू भी उठा के रख दी। आर की वैल्यू भी उठा के रख दी मैंने। कितनी रख दी? एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, क्या यूज किया है हमने? हमने यूज किया है एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक ठीक ठीक, यहां से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल देंगे। तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 2 पाई एम के जेड ई स्क्वेयर, 2 पाई एम के जेड ई स्क्वेयर, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एम भी कैंसल आउट हो गया, एम भी कैंसल आउट हो गया है, एम भी कैंसल आउट हो गया, डिवाइडेड बाई एन एच, डिवाइडेड बाई एन एच। एक बार कैलकुलेट कर लेना, चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, कहीं मैं कोई इसलिए मिस्टेक तो नहीं की है। चेक कर लेना ध्यान से, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो यहां से आप लिख देंगे कि v जो है ये प्रोपोर्शनल है z बाई एन के, मतलब इनर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इनर मोस्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में हमने क्या कह दिया? वेलोसिटी के बारे में हमने ये एक्सप्रेशन लिख दिया। This expression shows that velocity of the electron is inversely proportional to n, that is the electron in the innermost orbit has the highest velocity, has the highest velocity. Electron in the innermost orbit has the highest velocity. लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। चलो बहुत बढ़िया, बातें बढ़ा देते हैं आगे। देखो अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। आर और वी के जो जनरल एक्सप्रेशन अभी निकलवाए हैं, ये वी और ये आर, जो जनरल एक्सप्रेशन अभी मैंने निकलवाए हैं वो उठा के यहाँ पे रखो, वो उठा के यहाँ पे रखो, वो एक्सप्रेशंस उठा के यहाँ पे रखो। फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सप्रेशंस उठा के यहाँ पे रखो। आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के क्यूब के। मैं फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि एन और न्यू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यू भी फ्रीक्वेंसी, एफ भी फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है। ठीक है, ये छोटा सा टास्क मैंने आपके लिए छोड़ा है, आर और वी की वैल्यू उठा के रखना और जस्टिफाई करना जो मैं कह रहा हूं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के एनर्जी की। ओके, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूम रहा होता है, जैसे ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, बहुत बढ़िया है ना। और 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 ये इलेक्ट्रॉन के पास अपनी वेलोसिटी है कुछ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये क्या है? ये जेड ई है। व्हाट इज दिस? दिस इज जेड ई, दिस इज ई। आपने क्या कहा?
आपने ये कहा कि यार इसके पास कौन सी या कौन कौन सी एनर्जीज हैं, इसके पास दो एनर्जीज हैं, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत बढ़िया, और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, माइनस का के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। ओके 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 ओके, ये दो बातें आपने बोली कि ये दो एनर्जीज हैं। आपने कहा कि एक तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है और एक सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी है। मान ली हम लोगों ने बात, बड़ी अच्छी बात है। अब दूसरी बात मैंने आपसे ये पूछी कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसको घुमा कौन रहा है, तो आपने बोला कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स घुमा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स ही प्रोवाइड करवा रहा है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एम वी स्क्वेयर बटा आर इक्वल टू के टाइम्स ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ओके, आर से आर मर गए, एम वी स्क्वायर की वैल्यू बोलो, एम वी स्क्वायर की वैल्यू बोलो, एम वी स्क्वायर की वैल्यू के जेड ई स्क्वायर बाई आर है। तो हमने ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, वो है के जेड ई स्क्वायर बाई आर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, सॉरी यहाँ पे 1/2 भी है, डिवाइडेड बाई 2r, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वेयर बाई आर। तो यदि आप इन दोनों को एडअप कर दो, यदि आप इन दोनों को एडअप कर दो, यदि आप इन दोनों को एडअप कर दो, तो क्या आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। क्या इतने डिस्कशन से मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक से डबल है? बिल्कुल है। मैं टोटल भी निकाल लेता हूं फिर आगे की बात करता हूं। टोटल एनर्जी कितनी बन जाएगी सर? ये बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो सर टोटल एनर्जी को हम लोग लिख देंगे, सर टोटल एनर्जी को हम लोग लिख देंगे, कितना लिख देंगे मेरे भाई, कितना लिख देंगे मेरे दोस्तों? हम लोग लिख देंगे, इन दोनों को ऐड अप करो, ये बनेगा -1/2, करके देख लो, -1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाई आर, ये आपके सामने आ गई टोटल एनर्जी। ये आपके सामने आ गई टोटल एनर्जी, ये आपके सामने टोटल एनर्जी आ गई। तो बस देखो जरा यहां पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, हमको ये दिख रहा है कि जो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड है और जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, साइन भूल जाओ। और पोटेंशियल एनर्जी इनसे डबल है और नेगेटिव है, इसलिए तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आई है। टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है? नेगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है? नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन indicates that electron is bound to the न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाउंड है इलेक्ट्रॉन, उसको छोड़ के नहीं जा सकता। उसको छोड़ के दूर भेजने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये लॉजिक ही तो हम समझते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एनर्जी दोगे तो हायर ऑर्बिट में जाएगा, फिर वापस आ जाएगा, और दो और हायर ऑर्बिट में जाएगा, फिर वापस आएगा, और दो और हायर में जाएगा, फिर वापस आएगा। इतनी एनर्जी दे दो कि परमानेंटली निकल जाए, मतलब आयोनाइज कर दो। कौन सी एनर्जी कहलाती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, पढ़ेंगे वो भी। तो ये दर्शा रहा है नेगेटिव साइन कि सिस्टम जो है ये एक बाउंड सिस्टम है। और यहां से आपने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, और ये बराबर है हाफ ऑफ द
मैग्नीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड से आधा। ठीक है, लिख लो गुरु, ये बात काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है। लिख लिया? डन 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 के नॉट डन? हमने ये कहा हमने ये कहा कि जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट की बात चल रही है। तो हमने ये कहा कि किसी भी ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी है उसको आपने क्या कहा? उसको आपने कहा -1/2 के जेड ई स्क्वेयर बाई आर। यही कहा? हाँ जी, यही कहा। और आर की वैल्यू आपने कितनी कह दी थी? आर की वैल्यू आपने इतनी कह दी थी, n स्क्वेयर h स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वेयर m के जेड ई स्क्वायर। यही कही थी, यही कही थी, यही कही थी, यही कही थी, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड की जेड ई स्क्वायर। बिल्कुल यही तो कही थी, यही तो कही थी, यही तो कही थी, बिल्कुल यही कही थी। ठीक है, यही तो कही थी। आर की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, आर की वैल्यू उठा के रख दो यहां पे, -1/2 के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n स्क्वेयर h स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर m के जेड ई स्क्वेयर। ठीक है, क्या कटा? ये कटा 2 टाइम्स, और क्या कटा? और क्या गया? और क्या गया? और कुछ कट रहा है क्या? और तो कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा, एच भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है इसमें आप कांस्टेंट देखो और वेरिएबल देखो, सिर्फ ये वेरिएबल है और सिर्फ ये जेड स्क्वायर वेरिएबल है। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि एनर्जी जो है ये प्रोपोर्शनल है nth ऑर्बिट की जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर के। और अगर हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो एनर्जी आ जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ाता जाऊंगा तो एनर्जी घटती जाएगी। अब ये जो पूरा कांस्टेंट वाली टर्म है के ई स्क्वायर पाई स्क्वायर मास है ना, इस सब की वैल्यू उठा के रखो और कैलकुलेट करो। 2 भी है यहाँ पे, 2 भी है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे आपको एनर्जी की वैल्यू मिलेगी किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, -13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर। और ये एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये एनर्जी होगी किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, ये एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब हाइड्रोजन के लिए बात करें, पहली ऑर्बिट की बात करें तो कितनी एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। दूसरे ऑर्बिट की बात करें तो n की वैल्यू 2 रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, 3 पॉइंट समथिंग की एनर्जी आएगी, इजंट इट? तो पहले और दूसरे ऑर्बिट का आप एनर्जी डिफरेंस भी निकाल सकते हो, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, करके देखो। ठीक है, तो हमने क्या कहा अभी? हमने ये कहा, काफ़ी प्यारा डिस्कशन किया हम लोगों ने, मज़ा आ गया, आनंद आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया। तो ये देखो हम लोगों ने ये सब डिस्कशन किया है ना, और हमने कहा कि भैया जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? वो इतनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। वी की वैल्यू उठा के रख सकते हो,
इस फॉर्मेट में भी देख सकते हो इक्वेशन को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी जो है माइनस के क्यू क्यू बाई आर, आर की टर्म उठा के रख दो, पोटेंशियल एनर्जी इतनी बन जाएगी। इस फॉर्मेट में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया वो ज़्यादा सही है, वो ज़्यादा बढ़िया है, उसको करो फॉलो, ठीक है। फालतू लंबा नहीं बनाना है हमको एक्सप्रेशन, इसलिए मैंने आपको डायरेक्टली ये बताया, लेकिन कई किताबों में ऐसे दिया होता है, इसलिए ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, हमने टोटल एनर्जी की बात कर ली, थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। जैसे अलग अलग ऑर्बिट्स की बात करें, ये न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और ये आपके सामने अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑर्बिट में है। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑर्बिट में है, ये रहा, ठीक है, घूम रहा है। आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले ऑर्बिट में और घूम रहा है, तो उसके पास कितनी एनर्जी है? उसके पास कितनी एनर्जी है फर्स्ट ऑर्बिट में? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट है माइनस का 13.6, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे ऑर्बिट की बात करूं तो एन की वैल्यू 2 उठा के रख दो, एन की वैल्यू 2 उठा के रख दो, तो एन स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो 13.6 को 4 से डिवाइड करो, 13.6 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 ज़ा 12, 1, ये 6 नीचे आया, तो कितना बना? 3.4 माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले और दूसरे ऑर्बिट में कितना एनर्जी का गैप है? पहले और दूसरे ऑर्बिट में कितना एनर्जी का गैप है? इनमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का गैप है, इनमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का गैप है। मतलब यदि आप इस ऑर्बिट को, सॉरी, मतलब यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को, यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हो तो ये सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा, और जब ये पलट के वापस आएगा फर्स्ट ऑर्बिट में तो एनर्जी रेडिएट करेगा फोटॉन्स के फॉर्म में। और वो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? अरे, वो इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा? इतनी एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है बात? चलो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ गया, आनंद आ गया। अब ये सर आप जो एनर्जीज की बातें कर रहे हैं, अब ये जो आप एनर्जीज की बातें कर रहे हैं, थोड़ा इसको विस्तार में समझाइए। ठीक है, समझाते हैं। ये अभी अभी मैंने आपको जो ये लंबा वाला एक्सप्रेशन बताया ना, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ½ mv², ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है, जिसको आप लोगों ने ये आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके बड़ा वाला फॉर्मेट में निकाला है, क्यों निकलवाया है इसका भी रीज़न बताता हूँ। सुनना, आप मुझे एक बात बताओ कि अभी आपने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखा था? सर अभी अभी हमने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा था किसी भी nth ऑर्बिट के लिए, क्या लिखा था हम लोगों ने? -1/2 kZe²/r, और r का एक्सप्रेशन हमने लिखा था m² h² n² h²/4 π² mkZe²। तो ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखो, ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखो। एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, उसमें आ रहा है -2 k² z² e⁴, ओके, -2 k² z² e⁴ π², और क्या है? m है, -2 π² m, ऐसे लिख देते हैं, -2 π² m, -2 π² m k² z² e⁴ डिवाइडेड बाई n² h²। ये एक्सप्रेशन है आपके सामने nth ऑर्बिट का, ये एक्सप्रेशन है आपके सामने nth ऑर्बिट का, ये एक्सप्रेशन है आपके सामने nth ऑर्बिट का, ओके। अब आपको यहां से क्लियर है कि ये z², z की पावर ये लिख दिया मैंने, सॉरी, ये z² बाय n² पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।
अगर मैं किसी भी दो ऑर्बिट्स की एनर्जी की बात करूं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आता है, लेट्स से वो सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो वो फोटोन एमिट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है। कितनी है? न्यू है। तो 2 से लेके 1 में आने में उसने इतनी एनर्जी एमिट की। E2 माइनस E1 इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ न्यू। E2 माइनस E1 इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ न्यू, ऐसा हमने लिखा। E2 माइनस E1 इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ न्यू, ऐसा हम लोगों ने लिखा। लिखा, बिल्कुल लिखा। अब E2 माइनस E1 जब मैं करूंगा, अब E2 माइनस E1 जब मैं करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा? E2 माइनस E1 करने में मैं बाकी सारी चीज़ें कॉमन निकाल रहा हूं। मैंने -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 मान लो, e की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। डायरेक्टली अंदर क्या बचा? 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। खेल खत्म। इस वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करूंगा और एक एक्सप्रेशन निकालूंगा। ये पूरा डेटा सब्सटीट्यूट करो, ये पूरा डेटा सब्सटीट्यूट करो। ये वैल्यूज उठा के रखो यहाँ पे, ये वैल्यूज उठा के रखो यहाँ पे, ये वैल्यूज उठा के रखो यहाँ पे। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखो। तो आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा मैं डायरेक्टली वो बता रहा हूँ। आपको जो एक्सप्रेशन मिलेगा मैं डायरेक्टली वो बता रहा हूँ। आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, आपको एक्सप्रेशन मिलेगा ये फ्रीक्वेंसी डेल्टा, डेल्टा ई को हमने एच न्यू लिखा ना, एच को भी डिवाइड में भेज देना। तो न्यू इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। सिंपल, ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, ये एक्सप्रेशन याद रखना है। खेल खत्म। माइनस अंदर भेज दिया इसलिए n1 माइनस n2 हुआ है, माइनस अंदर भेज दिया है मैंने जिस वजह से n1 माइनस n2 हुआ है। सिंपली आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है। आर की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। आर की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10⁻7 पर मीटर। ओके, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बातें करते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज की। हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमको जो है एटम के बारे में ये पता चल चुका है कि एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम इस एक्सप्रेशन से डिनोट कर सकते हैं, -13.6 डिवाइडेड बाय n² EV। एन की वैल्यूज हम रखते जाएंगे, हमको अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी मिलती जाएगी। ठीक है। अब हमको ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट से, जिसमें उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यहाँ से उठ के किसी हायर एनर्जी में आता है। जैसे अगर ये पहले शेल से दूसरे शेल में आ रहा है तो दूसरे शेल की एनर्जी आप निकाल सकते हो, कितनी होती है? -3.4। तीसरे की निकाल सकते हो n = 3 रख के, -1.5। तो के शेल, एल शेल, एम शेल एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन जब अपने लोअर शेल से हायर शेल में जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल होता है और वहां से पलट के वापस आएगा। और जब वापस आता है तो क्या करता है? तो फोटॉन्स एमिट करता है। और इसके बेसिस पे हमने एक सीरीज क्लासिफाई की है जिसको हम कहते हैं लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला याद रखना है। अब लाइमन क्या है? लाइमन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी ऑर्बिट से वापस आए, लेकिन कहां पे वापस आए? फर्स्ट शेल में वापस आए, के शेल में वापस आए। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी यदि फर्स्ट शेल में आ रहा है, सेकंड से फर्स्ट में आ सकता है, थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है, फोर्थ से फर्स्ट में आ सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल। तो सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, कहीं से भी यदि फर्स्ट में आ रहा है तो ये कहलाएगी क्या? लाइमन। क्या कहलाएगी ये? लाइमन सीरीज। ओके, तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आपने बताया फ्रीक्वेंसी का, आर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। n2 हमेशा याद रखना, n2 क्या है? n2 क्या है? व्हाट इज n2? n2 वो है जहां पे जा रहा है।
N2 क्या है? जहां पे जा रहा है, जहां पे जा रहा है। कहाँ से? एब्जॉर्प्शन में। तो मतलब आपने कहाँ से एब्जॉर्ब करवाया होगा? आपने फर्स्ट से एब्जॉर्ब करके बाहर भेजा, अब वो वापस पलट के आ रहा है। तो मान लो कि आप 2 से 1 पे आ रहे हैं, 3 से 1 पे आ रहे हैं, 4 से 1 पे आ रहे हैं, इन्फिनिटी से 1 पे आ रहे हैं, फाइनली कहां पे आ रहे हैं? फर्स्ट शेल में आ रहे हैं। तो जिस पे आ रहे हो वो आपका बन गया N1। जिस से आ रहे हो, जिस से आ रहे हो एमिशन में, एमिशन की बात कर रहा हूं मैं। एमिशन मतलब जब हायर से लोअर में आओगे। जिस से आ रहे हो, जिस पे आ रहे हो, ऐसे याद रखना। जहां से आ रहे हो, जहां पे आ रहे हो, इस प्रकार से याद रखना ये बात। ठीक है, लाइमन सीरीज। इसके बाद बामर सीरीज। कहीं से भी आओ, लेकिन कहां पे आओ? सेकेंड ऑर्बिट में आओ, बामर सीरीज। कहीं से भी आओ, लेकिन कहां पे आओ? थर्ड ऑर्बिट में आओ, पाश्चन सीरीज, फंड सीरीज एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बेसिस पे करेंगे हम लोग कुछ सवाल तेज रफ्तार में। इसके बेसिस पे करेंगे हम लोग कुछ तगड़े वाले सवाल। पढ़ो जरा, सबसे पहले इस सवाल को पढ़ो सभी लोग। रीड दिस क्वेश्चन क्विकली। क्या कह रहा है सवाल? द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज, हमको ये मालूम है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है वो ट्वाइस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी से, है ना? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो कितना आएगा मैग्नीट्यूड? ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी 2 इंटू 3.4, जो कि होता है 6.8, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है तो ये होगी नेगेटिव। तो आंसर है आपका -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर, सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल क्या कहता है? अ हाइड्रोजन एटम, पढ़ो इसको, ये भी अच्छा सवाल है। अ हाइड्रोजन एटम इज एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n. It emits a photon of wavelength lambda. It emits a photon of wavelength lambda. When returns to ground state, the value of n is, मतलब एक हाइड्रोजन है, वो किसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है n में, जब वो वापस आता है तो लैम्डा एमिट करता है। हम लोगों को मालूम है कि 1 बाय लैम्डा, क्या लिखते हैं हम लोग? व्हाट डू वी राइट? वी राइट 1 बाय लैम्डा, 1 बटा लैम्डा इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1 बाई n 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n 2 स्क्वेयर। n2 क्या होता है? जहां से आ रहा है। n1 क्या होता है? जहां पे आ रहा है ना? इसी तरह से याद रखना इस फॉर्मूले को, जैसे बताया है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 बाई 1 माइनस 1 बाई n स्क्वेयर। और हमको निकालना क्या? n की वैल्यू निकालना है। हमको निकालना क्या है? हमको n की वैल्यू निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी बन जाएगी? r को डिवाइड में भेजो, 1 माइनस 1 बाई n स्क्वेयर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 बाई r लैम्डा, 1 बाई r लैम्डा। तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बाई n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बाई n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बाई n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 बाई r लैम्डा। ओके, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बाई n स्क्वायर की वैल्यू बन गई r लैम्डा माइनस 1 बाई r लैम्डा। तो n की वैल्यू बन गई रूट ओवर r लैम्डा अपॉन r लैम्डा माइनस 1, r लैम्डा अपॉन r लैम्डा माइनस 1, यानी ये आंसर है। सी इज द आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। ठीक, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लगाया, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, ध्यान रखना है। हायर से लोअर में आओगे, एनर्जी रेडिएट होगी, फोटोन निकलेगा। कितनी फ्रीक्वेंसी का? न्यू फ्रीक्वेंसी का 1 बाय लैम्डा लिख दिया हमने। चलो अगला सवाल। रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस हम लोग लिखते हैं 0.52
5.29 हाइड्रोजन है, इसलिए Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू भी 1, तो आंसर आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम, है ना। अगला सवाल, द रेडियस ऑफ द इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, द रेडियस ऑफ n इक्वल टू 3। तो हमको मालूम है कि रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.3 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, मतलब पॉइंट डिवाइडेड बाई 9 है, ठीक है। 0.4 समथिंग, नहीं नहीं 0.5 से ज़्यादा होगा ये तो। 0.5 डिवाइडेड बाई 9 कर रहे हो एंगस्ट्रॉम में, मेरे को तो 5.3 लग रहा है। एग्जैक्टली कैलकुलेट करके देख लेना ये, ठीक है। -11 है ना, तो ये 5.3 समथिंग एंगस्ट्रॉम बनेगा, मतलब इसका आंसर बी। मैं तो बी मार्क कर रहा हूँ, आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट करके देख लेना, ये टास्क मैं आपके लिए लीव कर रहा हूँ। चलो अगला सवाल, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको देके रखी है। एनर्जी स्टेट टू विच द एटम इज एक्साइटेड, पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 बाय लैम्डा इक्वल्स टू आर ब्रैकेट 1 बाय हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, तो 1 लिख दिया मैंने। एक्साइटेड बाय रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मच, एनर्जी स्टेट टू विच द एटम इज एक्साइटेड, एन लिख दिया। इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। लैम्डा की वैल्यू उठा के रख दो, 1/975 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू आर को डायरेक्टली आप कितना लेंगे, 1.1 इंटू 10⁻7। तो आप लोग सिंपली इसकी वैल्यू उठा के रखा कीजिए। आर की वैल्यू कहाँ चला गया, आप लोग डायरेक्टली उठा के रखा कीजिए, डायरेक्टली उठा के रखा करो 10⁻7, ठीक है। अगर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है तो हम लोग इसकी वैल्यू उठा के रख रहे हैं 10⁻7 ब्रैकेट 1 -1/n²। n की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, ये टास्क है आपके लिए, इसको कैलकुलेट करो। पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो। हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी पॉसिबल इन दिस एमिशन। अब देखो, इसको भी सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ फटाफट। अगर आपको सॉल्व करना है तो मैं करके देता हूँ आपको सॉल्व, है ना, तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अगला पार्ट इससे रिलेटेड है। मैं करता हूँ, डोंट वरी, आई एम हियर, नो फियर। 1 - 1/n² को हमने लिखा 1/975 इंटू 10⁻³ ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया। अब इसको एग्जैक्ट लेना पड़ेगा, इसको 1.1 ही लेते हैं, इसको 1.1 इंटू 10⁻7 ही लेते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट ले रहे हैं इसको हम लोग। आर को मैंने 1.1 इंटू 10⁻7 ले लिया, डिवाइड में कितना आ गया, 1.1 भी आ गया, ठीक है। तो ये टर्म जो है कितनी बन गई, ये टर्म करते हैं इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट। 1 - 1/n² इक्वल टू, इसको मैं लगभग ले सकता हूँ 975 इंटू 1.1, और ऊपर जाके ये हो गया 10⁻³ डिवाइडेड बाई, दिस इज गोइंग टू बी 9, अभी मैं सही लिख रहा हूँ 975 इंटू 1.1, और इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, मतलब इसको राइट साइड, इसको पूरे को लेफ्ट साइड। तो 1/n² की वैल्यू आ गई, 1/n² की वैल्यू आ गई 10⁻³ डिवाइडेड बाई 975 इंटू 1.1 इक्वल्स टू 1/n²। ओके, अब ये कितना आता है 975 इंटू 1.1, लगभग 579, 5 12 7, ठीक है, 9 9 7 2 5, 9 7 2 5, 9 7 2, नहीं कुछ गड़बड़ गई है। करो तुम भी कैलकुलेट करो, एग्जैक्ट निकालेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट निकालेंगे इसको बिल्कुल। 12 7 7 5, गलती कर रहा हूँ क्या मैं, 5 7 9, ठीक है, 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इतना कम कैसे आ रहा है, ये भी छोटा हो गया।
5 7। ओहो, पागल हो गया हूँ मैंने बोला ना, मैंने उम्र हो गई है मेरी, बुढ़ापा आ रहा है मुझे, पागल हो गया हूँ मैं। प्लस माइनस में गलती कर दी थी, सॉरी सॉरी सॉरी, हो जाता है कई बार, है ना, आई एम रियली सॉरी। हाँ, तो ये बना कितना, 1025 समथिंग। ओके, उसको थाउजेंड से हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया, तो नियरली रिजल्ट आ रहा है हमारा 1025 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई 1025। तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये रिजल्ट नियरली आ रहा है, एन स्क्वेयर की वैल्यू नियरली आ रही थी 1025 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब नियरली ये लगभग समथिंग आया 16 या 18 के आसपास, 16 या 18 के आसपास। कैसे, इसको कैलकुलेट करके देखो मोबाइल से आप लोग, 975 इंटू 1.1 करो, 975 इंटू 1.1 करो, उसको 1000 से माइनस करना और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल करना। ठीक है, तो n की वैल्यू लगभग लगभग दिख रहा है मुझको ये 4 के आसपास आएगी। तो हमने कहा कि फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है। अगली बात पूछता है कि हाउ मेनी लाइन्स विल बी पॉसिबल इन दिस एमिशन स्पेक्ट्रम, हाउ मेनी लाइन्स विल बी पॉसिबल इन दिस एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यदि फोर्थ से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगी, 1 2 3 4 5, और कोई छूट रही है, और कोई छूट रही है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगी, 6 स्पेक्ट्रल लाइन्स बनेंगी। सर क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल है। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 4 माइनस वन 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आएगा 6, तो आंसर है सेकेंड पार्ट का 6। और किस एक्साइटेड स्टेट तक गया, 4 तक गया ये। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम व्हेन इट्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज 122.4 विल बी, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब है ग्राउंड से नेक्स्ट ऑर्बिट में भेजना, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में भेजना। ठीक है, ग्राउंड से सेकेंड ऑर्बिट में भेजना, सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ग्राउंड से थर्ड ऑर्बिट में भेजना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना है, 122, 122। मतलब अगर आप ग्राउंड स्टेट से, अगर आप ग्राउंड स्टेट से, अगर आप ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाना चाहें, अगर आप ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाना चाहें, अगर आप ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाना चाहें, इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करवाना चाहें, मतलब बिल्कुल बाहर भेजना चाहें, ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ से बाहर भेजना चाहें, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है आपको, 122.4 की। अब आप बात कर रहे हैं सेकेंड आयोन, फर्स्ट आयोनाइजेशन, मतलब जब ये फर्स्ट n इक्वल टू 2 में है, यहां से इंफिनिटी तक भेजने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो क्या टोटल एनर्जी में से इसकी एनर्जी माइनस कर दूं, ई टू इन्फिनिटी मुझे निकालनी है, 2 से इन्फिनिटी की एनर्जी निकालनी है, मतलब ग्राउंड से इन्फिनिटी माइनस 1 से 2 की एनर्जी, तो ये बन जाएगा 122.4 माइनस 122.4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, जो कि 4 बनेगा। 3 से इन्फिनिटी की बात करूं तो 122.4 माइनस 122.4 माइनस 122.4, 122.4 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर दैट इज 9, डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर दैट इज 9, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ओके, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ भेज रहे हैं, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, इन्फिनिटी। ठीक ठीक ठीक। चलिए 2-3 सिंपल सिंपल से सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, 1 2 3 4। ये तीसरा वाला मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये AIPMT 2004 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है ये, इन द गिवन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन λ1 λ2 λ3। क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से 1 की एनर्जी जो होगी वो 3 से 2 प्लस 2 से 1 की एनर्जी के बराबर होगी। 3 से 1 की एनर्जी, 3 से 1 आने की एनर्जी 2 से 1 प्लस 3 से 2 के बराबर है,
बिल्कुल है। तो इसको हम लोग hc/λ3 जो भी फोटोन एमिट हो रहा है, कितनी वेवलेंथ है इसकी, λ3 वेवलेंथ है, तो hc/λ3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हम लोग hc/2 से 1 hc/λ1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग 3 से 2 hc/λ2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। hc निपट गए, 1/λ3 इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2 कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, ये आ गया रिलेशन, ये आ गया रिलेशन। ठीक है, एक और सिंपल सवाल है, पढ़ लेना, कर लेना, मैं तो कर देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, EIPMT लिखा है इसलिए करके दे देता हूँ। हाइड्रोजन एटम इज इन स्टेट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस मच आयोनाइजेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट इन्फिनिटी तक पहुंचाने की एनर्जी देके रखी है। इट मेक्स अ ट्रांजिशन टू द ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, निकाल सकते हो। क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एटम इज इन द स्टेट, इन अ स्टेट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी दिस मच। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको देके रखी है, मतलब बाय डिफॉल्ट उसने आपको क्या दे दिया है, ग्राउंड से इन्फिनिटी के ट्रांजिशन का एनर्जी डिफरेंस दिया। ट्रांजिशन कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन कितनी होगी, एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन। सर ये कहां पे है बेटा, ये किसी भी स्टेट में हो सकता है, हमको नहीं पता कि ये स्टेट कौन सी है, निकाल सकते हो वैसे तो, लेकिन ये हो सकता है फॉर एग्जाम्पल किसी भी nth स्टेट में है, और उस स्टेट से जिसमें ये है, जिसमें प्रेजेंटली ये है, मान लो कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये रहा न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, है ना, ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये nth स्टेट में, आप इसको nth स्टेट से इन्फिनिटी पे भेज रहे हो, आप इसको किसी भी nth स्टेट से इन्फिनिटी में भेज रहे हो, है ना, तो कितनी एनर्जी लग रही है, इतनी एनर्जी लग रही है। अगर ये ट्रांजिशन करता है, अगर ये ट्रांजिशन करता है ग्राउंड स्टेट में, अगर ये ट्रांजिशन करता है ग्राउंड स्टेट में, तो वो वही पूछ रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन, ये कितनी एनर्जी इसको रिड्यूस करनी पड़ेगी ताकि ये इधर आ पाए। मतलब मान लो ये nth ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इन शॉर्ट ये आपसे इन दोनों ऑर्बिट्स का एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है, इन शॉर्ट ये आपसे इन दोनों ऑर्बिट्स का एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, हमको मालूम है कि फर्स्ट से nth तक जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वही आपको निकालना है। nth से इन्फिनिटी जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इतनी चाहिए। टोटल एनर्जी कितनी होती है, 13.6 होती है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, कि एनर्जी फॉर गोइंग फ्रॉम फर्स्ट टू इन्फिनिटी जो कि है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी देनी पड़ेगी। एनर्जी फॉर गोइंग फ्रॉम n टू इन्फिनिटी इतनी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी है ना। आपको निकालनी है 1 से n तक की एनर्जी, तो दिख रहा है ना, 1 से n प्लस n से इन्फिनिटी इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अरे ये निकालना है, इन दोनों का सम इसके बराबर है, मतलब 13.6 इक्वल टू 0.85 प्लस ई, तो ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा 0.85 माइनस 13.6, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो तो फिर बातें बढ़ाते हैं आगे, जितने सवाल करवाए हैं वो सारे करने हैं, होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको आंसर भेजना है चैट में, रिवाइज करना है, रीकैप करना है, जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना है, डेरिवेशन सारे वापस करेंगे, न्यूमेरिकल्स और करेंगे, मज़ा आएगा, बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे, 70 में से 70 की तो मेरी गारंटी है, बाकी आप प्रैक्टिकल का खुद देखो क्या सीन है। चलो तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।